हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग कक्षा 9वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है मानव संसाधन, है ना। मानव संसाधन का इस वीडियो में हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय दोनों क्वेश्चन जो है हम लोग इसमें सोल्व करने वाले हैं, ठीक ना। चैप्टर 2 का ये पब्लिकेशन जो है किसका, तो भारतीय भवन का हम लोग करने वाले। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करके क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं और आप लोग जो अपना अपना जो है कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि संसाधन के रूप में जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी के समान ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। जनसंख्या भी एक संसाधन है ना, क्योंकि संसाधन का यूज कौन करता है ना। संसाधन जो प्रकृति में जो संसाधन है तो उसका यूज कौन करता है, तो मानव ही करता है। तो मानव यूज कर रहा है तो भी तो एक प्रकार का संसाधन हुआ, है ना। जैसे मानवीय पूंजी की संज्ञा दी गई, यानी कि मानव संसाधन को, यानी कि जनसंख्या मानव संसाधन को किसका संज्ञा दिया गया, तो मानवीय पूंजी का संज्ञा दिया गया। इसके सहयोग से ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है ना। इसके सहयोग यानी मानव के सहयोग से ही जो वस्तु है, जो सेवाएं हैं, उसका उत्पादन होता है, उपयोग होता है, बनाया जाता है मनुष्य के सहायता से ही। अगर मनुष्य नहीं रहता तो न किसी चीज़ का यूज होता है ना, और न ही किसी चीज़ को बनाया जाता है। जनसंख्या के द्वारा ही किसी देश में श्रम की आपूर्ति की जाती है ना। जनसंख्या है तभी जो है उस देश में श्रम यानी कि काम करने को जो है आपूर्ति किया जाता है। यह था पहला उत्तर। अब चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे है अति लघुतरीय क्वेश्चंस क्या है, अति लघुतरीय, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर जो है बड़ा बड़ा है, क्योंकि ऐसे अभी मैं देखिए क्वेश्चंस जो पूछेगा उसका तो जवाब देना ही है ही। ये सभी क्वेश्चंस जो है अति लघुतरीय है, बट 2 नंबर में आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो वो सभी में अगर आप छोटा छोटा लिखते हैं एक लाइन में आंसर, तो फिर आपका जो है क्या नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा बड़ा लिख के लाएँ ताकि आप सभी जो याद कीजिएगा ना, तो वहाँ पर जब आगे के बिहार बोर्ड में आ जाए क्वेश्चन, तो वहाँ पर आप बड़े शब्दों में लिखिएगा, यानी बड़े में लिखिएगा, तो क्या होगा, आपको नंबर ज़्यादा दिया जाएगा, समझे। यानी कि 2 नंबर में 2 नंबर दे दिया जाएगा। अगर कम लिखते हैं तो फिर 2 नंबर में काट लिया जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए कि जनसंख्या में तीव्र होने पर कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जब तीव्र यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जनसंख्या जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो कौन कौन सी समस्याएं आती है जो हमको बतलाना। तो इसका देखिए लिखिएगा, उत्तर में लिखिएगा अन्य संसाधनों के समान ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि जनसंख्या क्या है, एक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन और भौतिक पूंजी की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक वृद्धि होने से ही कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण जन समुदाय को आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रहना पड़ता है। अब आर्थिक विकास नहीं बढ़ पाएगा, हम जनसंख्या बढ़ा ले रहे हैं और कोई कारखाना वगैरह ये सभी है नहीं काम करने के लिए, तो हमारा आर्थिक स्थिति जो है बाबू कमज़ोर रहेगा। यानी जो पैसा ये सभी है जो क्या रहेगा, हमारा कमज़ोर रहेगा। वो सभी बोल रहा है देखिए कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति की औसत आय जो है ह्रास होता है। ह्रास मतलब होता है कम होना, ठीक ना। प्रति व्यक्ति आय जो है कम हो जाता है। जैसे मान चलिए एक व्यक्ति जो है महीना में 10,000 कमा रहा है, अब वो वहाँ पे व्यक्ति जो है 50 को हो जाए, है ना, तो वहाँ पे पैसा कम मिलने लगा, 5,000 मिलेगा, 4,000 मिलेगा, समझे। तो इस तरह से क्या होता है, प्रति व्यक्ति औसत जो आय है वो घट जाती है। अधिकतर व्यक्तियों को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता तथा उनकी वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा आदि जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं की जाती। जैसे आपका कोई कारखाना मान के चलिए आप काम कर रहे हैं, ठीक ना, कोई कारखाना में आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कारखाना में आप काम कर रहे हैं तो आप खुद सोचिए, अगर आप 5 लोग हैं तो कारखाना में अच्छा व्यवस्था दिया जा रहा है, अगर वहीं पर 50 लोग हो जाए तो कहाँ से व्यवस्था मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या, बिहार की जनसंख्या का आकार क्या है। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार की जो जनसंख्या है वो देखिए इतना है। बिहार की जनसंख्या कितना, इतना, यानी कि इक्काएं, दहाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, 10 करोड़, यानी कितना, 10 करोड़ 40 लाख 99,455। यानी कि देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि 10 करोड़ 41 लाख, यानी कि जो 40 है ना उसको, जो 40 लाख है ना, ये 99,000 है, तो बताइए घट कितना रहा है बाबू, 1 लाख में कितना घट रहा है, तो 548 घट रहा है। इसलिए लगभग में इसको मान लिया कितना, 41,000 मान लिया, कितना मान लिया, 41,000। तो यहीं पे देखिए लिखा हुआ है लगभग 10 करोड़ 41 लाख था बिहार की जनसंख्या, किसके अनुसार, तो 2011 के अनुसार। अब देखिए बोला जा रहा है कि जनगणना जनसंख्या वृद्धि के अनुसार 2023 में जो है 10 करोड़ 40 लाख से बढ़कर जो है कितना हो गया, देखिए ये बढ़कर जो है 14 करोड़ होने का अनुमान है।
ये 10 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया 14 करोड़, यानी कि अभी जो बिहार की जो जनसंख्या है 2023 में कितना हो गया 14 करोड़ जनसंख्या हो गया, समझ रहे हैं। यानी कि ये देखिए, ये आंकड़ा जो देख रहे हैं ना आपको, ये आंकड़ा देखिए, यहाँ पे अगर आप 10 करोड़ देखिएगा तो आपको कम लगेगा, ये वाला आंकड़ा देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वाला आप देखिए तब आपको लगेगा कि नहीं बहुत बड़ा है, समझ गए। चलिए अगला देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है, इसका उत्तर लिखिएगा, प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बाबू, 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसंख्या, मान चलिए कि 1 किलोमीटर में लोग रह रहे हैं 800 व्यक्ति, 1 किलोमीटर में कितने रह रहे हैं 800 व्यक्ति, तो उसका जनसंख्या घनत्व हो गया है ना। उसका क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, यानी जनसंख्या घनत्व होता है कि 1 किलोमीटर जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्त्री पुरुष अनुपात का क्या अभिप्राय है। देखिए स्त्री और पुरुष का अगर हम अनुपात निकालेंगे ना तो इसको लिंगानुपात कहते हैं। कि इसको क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात, यानी कि 1000 पुरुषों पे जितनी महिलाएं की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगा अनुपात कहते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका उत्तर लिखिएगा कि स्त्री पुरुष अनुपात अथवा लिंग अनुपात उसी को बोलते हैं लिंग अनुपात। अर्थ यह है कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या है ना, 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या क्या है, उसी को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं या तो स्त्री पुरुष अनुपात कहते हैं। अब देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन, स्त्री पुरुष अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसका देखिए अभी हम बताए ना, स्त्री पुरुष अनुपात की गणना जो है 1000 व्यक्तियों के आधार पर की जाती है, 1000 व्यक्तियों के आधार पर की जाती है, यानी 1000 पुरुष पे देखा जाता है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। ऐसे देखिए 1000 पुरुषों पे अगर बिहार का बात करें तो 916 महिला, 1000 पुरुषों पे कितना है 916 महिला। अगर भारत का बात किया जाए, तो 1000 पुरुषों पे जो है 924 महिला, कितना 924 महिला 1000 पुरुषों पे। और बिहार का बात किया जाए तो 1000 पे महिला की संख्या कितना 916 है ना। कभी कभी ये 18 भी शो करता है, आप गूगल पे देखिए तो कभी कभी 918 भी शो करता है। चलिए अब अगला देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक साक्षर व्यक्ति कौन है। एक साक्षर मतलब होता है पढ़ा लिखा, तो साक्षर व्यक्ति कौन है। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा आप, जब एक निश्चित अथवा उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है तो उसे साक्षर कहते हैं ना। जब एक निश्चित या उससे अधिक आयु का व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ लिए, हाँ कोई भी भाषा में अगर पढ़ लिया, हिंदी पढ़ने के लिए जान रहा है, इंग्लिश पढ़ने के लिए जान रहा है, उर्दू पढ़ने के लिए जान रहा है, मैथिली पढ़ने के लिए जान रहा है, बांग्ला पढ़ने के लिए जान रहा है, कन्नड़ पढ़ने के लिए जान रहा है, गुजराती पढ़ने के लिए जान रहा है, अगर कोई भी भाषा अगर वो जान रहा है ना तो समझिए कि वो साक्षर व्यक्ति है। ये नहीं कि हाँ वो बीए कर लिया है, एकदम पूरा एमबीए कर लिया है ना, इंजीनियरिंग कर लिया, नीट कर लिया, तभी उसको हम बोलेंगे साक्षर व्यक्ति, ऐसा नहीं। अगर थोड़ा सा भी पढ़ लिख रहा, अपना नाम भी लिख ले रहा ना तो उसको भी हम साक्षर व्यक्ति कहेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, जीवन प्रत्याशा एक दी गई उम्र के बाद जीवन में बचे वर्षों की औसत संख्या। अब अगला देखिए लिख लीजिएगा आप लोग, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि जन्म दर तथा मृत्यु दर के अध्ययन का क्या महत्व है। तो इसका देखिए उत्तर लिखिएगा आप कि जन्म में मृत्यु दर का अभिप्राय किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों अथवा मरने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। जन्म दर तथा मृत्यु दर द्वारा ही किसी देश में जनसंख्या के आकार का निर्धारण होता है। मतलब जनसंख्या का आकार का निर्धारण कैसे किया जाता है, देखा जाता है कि जन्म कितना ले रहा है और मर कितना ले रहा है। अगर जन्म ले रहा है 100 व्यक्ति और मर रहा है 50 व्यक्ति तो जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना, जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा हमारा। देखिए मुख्यतः इन दोनों का अंतर ही जनसंख्या के वृद्धि दर को निर्धारित करता है ना। अंतर मतलब होता है घटाव, दोनों को घटा देंगे, यानी जन्म दर से अगर मृत्यु को घटा देंगे तो हमारा पता चलता है कि कितना जनसंख्या बढ़ेगा कि जनसंख्या घटेगा। यदि जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके विपरीत जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या में कमी हो गया। अगर जन्म लेने वाला कम है और मरने वाला ज़्यादा है तो क्या होगा, जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। और अगर जन्म लेने वाला ज़्यादा है और मरने वाला कम है, शायद दोनों बात तो एक ही बोल दी है ना, आप लोग समझ जाइए। चलिए अब अगला देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, कार्यशील जनसंख्या से आप क्या समझते हैं। तो इसका देखिए उत्तर आप लिखिएगा यहाँ पे, देखिए बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा है, लेकिन आप लोग के ये एग्जाम में जो है पूछा जाएगा तो आप लोग तो बताइएगा तब ना, ये इस तरह से उत्तर लिखिएगा तब ना आपको जो है एग्जाम में जो है नंबर अच्छा दिया जाएगा। नहीं लिखिएगा तो फिर एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा नहीं। चलिए देखिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। बोला कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो वास्तव में काम में लगे हुए, है ना, जो वास्तव में काम में लगे हुए। जैसे हम काम में लगे हुए काम कर रहे हैं तो हम कार्यशील जनसंख्या में हम गिनती हो जाएंगे, ठीक ना।
कार्यशील जनसंख्या के निर्धारण की दृष्टि से आयु संरचना अत्यधिक महत्वपूर्ण। हमारे देश में 14 वर्ष से 60 से कम तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या में सम्मिलित नहीं करते। यानी 14 साल से पहले है या 14 साल के है ना, तो उसको कार्यशील जनसंख्या में नहीं गिना जाएगा। उसको बाल क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं बाबू, बाल विकास एक होता है, एक बाल विवाह भी होता है, लेकिन उसको क्या बोला, बाल मजदूरी बोला जाता है ना। बाल मजदूरी कराना पाप है ना। तो 14 वर्ष या 14 से पहले का जो है ना, वो कार्यशील जनसंख्या में नहीं आता है, और 60 वर्ष से ऊपर में नहीं आता, क्योंकि 60 वर्ष के बूढ़े हो जाते हैं, उसको जो कार्यशील जनसंख्या में नहीं गिना जाता। इस प्रकार कुल जनसंख्या में बच्चों और वृद्ध व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर कार्यशील जनसंख्या का अनुपात घट जाता है। इसका आर्थिक एवं औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ता है। अब आर्थिक जो है, तो आर्थिक विकास पे क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए बच्चा भी बहुत है, अब बूढ़ा भी बहुत है, अब दोनों तो कमाएगा नहीं, अब बीच में जो है उस पर निर्भर रहेगा, तो फिर क्या होगा, खाने वाला ढेर, कमाने वाला बहुत कम, तो फिर जिसके कारण क्या होगा, हमारा आर्थिक स्थिति तो कमजोर होगा ही। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 14 वर्ष तक के आयु के वर्ग के बच्चों की संख्या जो है 36% थी। यानी 100% में जो बच्चों को कितना था, 36% बच्चा था। बताइए कितना बड़ा है, बाप रे बाप। बिहार में 42% है, देखिए, जो निश्चय ही बहुत अधिक है। यह हमारी कार्यशील जनसंख्या के कम होने का मुख्य कारण है। चलिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं और बच्चे लोग काम नहीं कर रहे हैं, है ना। अगला देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, बिहार की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या क्या, तो उत्तर लिखिएगा। बिहार की ग्रामीण जो जनसंख्या है 89% है, और नगरीय जो 11%, यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं 89% है, और शहर में रहने वाले 11% है। आगे अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते थे। इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम मानवीय संसाधनों के विकास में, इसको ऊपर कर देते हैं ना, जब हम मानवीय संसाधनों के विकास में पूंजी का विनिमय करते हैं तो इसे मानवीय पूंजी निर्माण कहते हैं। ये देखिए हो जाएगा इसका उत्तर। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे से उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा इसका, ठीक ना, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है। वीडियो हो गया 11 मिनट का, ज़्यादा लंबा हो जाता तो फिर आप लोग जो है बोलते कि सर वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में साक्षरता की क्या स्थिति है। साक्षरता मतलब पढ़ाई लिखाई का क्या स्थिति है, जो हमको बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी भी समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है ना। बात सही है। साक्षरता को शिक्षा का एक समान मापदंड माना गया है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार शिक्षा का विस्तार हुआ है, लेकिन यह अभी इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है ना, बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है, ठीक है। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता जो दर है वो मात्र 47%, यानी 100% में जो लोग हैं 100% में मात्र 47% पढ़ने वाले लोग थे 2001 के अनुसार, और बाकी जो है ना, यानी कि 53% जो है ऐसे ही अंगूठा छाप था, ठीक ना। और साक्षरता कहने का मतलब हम आपको पहले बताएं कि पढ़ने लिखने वाला, यानी अपने नाम भी लिखने के लिए जान रहे हैं ना, उसको भी साक्षर बोलते हैं। तो उसको लगा के 47% हो, बाकी ये जो 100% में जो 53% बचा, ये एकदम अंगूठा छाप था, ठीक है। जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 64.84% है, और राष्ट्रीय औसत जो 64.84 है, और खास करके अगर बिहार में बोले तो 47%। यानी बताइए कि बिहार में कितना कम पढ़ने वाला है। बिहार में शिक्षा की स्थिति का अनुमान इसी बात से लगाया जाता है कि केरल में साक्षरता की दर जो है 90% से अधिक है। बताइए, केरल में सभी कोई पढ़ने वाले, यानी 90% से अधिक है, तथा उड़ीसा जैसे एक पिछड़े हुए राज्य में लगभग 63%। उड़ीसा जो भी पिछड़ा राज्य, फिर भी वहाँ पे साक्षरता दर जो है 63% है, और बिहार का देखिए 47%, कितना पिछड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग प्रण लेते हैं कि हम लोग जो है बिहार को बढ़ाने में मदद करेंगे, ठीक है ना, सरकार को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रारंभिक अथवा प्राथमिक शिक्षा है जो युवा वर्ग, यानी कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को न्यूनतम और आधारभूत कौशल सिखाती है। अब अगला देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर लिखिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं की उचित व्यवस्था रहने पर लोगों की जीवन प्रत्याशा और जो कार्य क्षमता वो बढ़ जाती है। अब देखिए कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, अगर हमको जो है स्वास्थ्य रहने के लिए, अगर हम बीमार पड़े, हमारे लिए डॉक्टर है, तो हमको भी काम करना पसंद करेंगे, धूप में भी काम करना पसंद करेंगे। और हमको मालूम है कि धूप में काम करेंगे और बीमार हो जाएंगे, अब कोई डॉक्टर भी नहीं है, तो हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, समझे। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। अच्छा बहुत क्वेश्चन इसमें, अरे वाह है, 20 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए, ये आवास से क्या समझते हैं। आवास मतलब होता है रहने के लिए घर।
तो ये जो है आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा यहाँ पे समझ के, ठीक ना। फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 5 जिलों, तो पहला हो जाता है पटना, फिर हो जाता है पूर्वी चंपारण, फिर हो जाता है मुजफ्फरपुर, फिर हो जाता है मधुबनी और फिर हो गया गया। ये सब गया से देखिए हम भी है, गया डिस्ट्रिक्ट से हम भी है। तो याद रखिएगा ये जो 5 जिलों में जो जनसंख्या बहुत अधिक है, सबसे ज़्यादा कहाँ, तो पटना में है। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण रूप लिखें, यानी कि इसका हमको क्या करना है, इसका हमको लिखना है फुल फॉर्म लिखना है। एनसीईआरटी यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसको बोलते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। ये तो चलिए उसके बाद यूजीसी, तो इसका हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस तरह से जो आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए आई कार, इसको बोलते हैं आई कार यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब अगला देखिए SCERT यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद, इसको बोलते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल। चलिए अगला देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि बिहार देश का सबसे कम साक्षर राज्य है, इसके 2 कारण बताएं। सबसे 2 कारण तो होगा ही, देखिए 2 कारण देखिए कौन है। पहला तो देखिए क्या, हंसिएगा नहीं बट सही बात है, यहाँ पे लिखा हुआ जो लिखे है ना यहाँ पे सही है, हंसिएगा नहीं। चलिए देखिए क्या है, पहला कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में प्राथमिक नामांकन की दर बहुत कम है ना। बच्चे लोग जो है पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन ही नहीं करवाते हैं। बच्चों के प्राथमिक नामांकन का राष्ट्रीय औसत 77% है, जबकि बिहार में 52%, यानी कि पूरे देश को मिला के 77% है जनसंख्या का नामांकन, है ना। लेकिन यहाँ पे कितना 52% ही है। अब देखिए दूसरा में देखिए, हंसिएगा नहीं, ठीक ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, बिहार के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों द्वारा समय से पूर्व ही विद्यालय छोड़ने की समस्या बहुत गंभीर है। इसके कारण क्या होता है, बिहार जो पिछड़ा, टिफिन में ही भाग जाते हैं सब टिफिन का घंटे लगा, खिड़की से कूद कूद के भाग जाते हैं, है ना। तो ये सभी हम लोग को जो है आगे नहीं पीछे लेके जा रहा है। और अभी तक जो है हम लोग को 2001 से ही और उससे पहले ही, लेकिन 2001 से ही हम लोग को जो पिछड़ा राज्य की गिनती जब से हुआ है और अभी तक हो ही रहा, तो हम लोग को बहुत ख़राब लगता है। लेकिन हम लोग जो इसको सुधार करेंगे आप और अगर हम ठान ले तो इसको सुधार करेंगे, पिछड़ा राज्य से सबसे विकसित राज्य इसको बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए और ये पॉसिबल हो सकता है बस शिक्षा से। चलिए आपको समझ में आया होगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक ना। चलिए और वीडियो को लाइक नहीं किया बाबू तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत हमको भी लगता है, थोड़ा क्या बहुत लगता है। एक करके ये सभी देखिए लिखते हैं और उसके बाद जो है आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करते हैं। बताइए मेहनत तो बहुत लगता है। चलिए बस हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा कैसा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। और अगर इसी तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।